आइडेंटिफाई दिस टोपोलॉजी। अब यहाँ पर ये जो सर्कल है इट इज़ बेसिकली शोइंग यू अ नोड, ये एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे नेटवर्क का फ्रेम बना हुआ है या कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम टोपोलॉजी का डिस्कशन करते हैं उस समय हमेशा या तो हम कुछ इस तरह से प्लेन फ्रेम रेडी करते हैं या टोपोलॉजी रेडी करते हैं, या फिर आप कहें कि जैसे ये मेश टोपोलॉजी है तो इसमें आपस में एक दूसरे को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिए। आप यहाँ पर देख के इसे बताएं कि ये किस तरह की टोपोलॉजी है। क्या आपको लगता है ये स्टार है, मेश है, ट्री है या इनवैलिड है? इनवैलिड तो किसी भी तरह से कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती। हाँ, यदि आप इसे नोटिस करें कि ये जो सारे नोड्स हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कुछ नोड्स ऐसे हैं जो कंप्लीटेड नहीं है। इट इज़ एक्चुअली शोइंग यू इनकम्प्लीट मेश नेटवर्क। ये बेसिकली एक मेश नेटवर्क का एग्जाम्पल है जो कि इनकम्प्लीट है। देखिए, जब आप मेश नेटवर्क को डिस्कस करते हैं, मेश नेटवर्क का आइडियल जो एक रिप्रेजेंटेशन है या आंसर है दैट इज़ कि जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये जब एक दूसरे के साथ सारे ही नोड्स आपस में कनेक्टेड हों तो वो एक कंप्लीट मेश नेटवर्क होता है। बट कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन भी होती है जैसे कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि कुछ नोड्स ऐसे हैं जो सभी से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे इस नोड को आप देखें तो ये सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन जनरेट हो रही है इनकम्प्लीट मेश नेटवर्क की। बट ओवरऑल दिस इज बेसिकली व्हाट योर मेश नेटवर्क। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है हमारे पाइथन का। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। आप यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले टपल के फॉर्म में हमने वैल्यूज़ को असाइन की हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वैल्यू हो जाएंगी a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 23 एंड c इक्वल टू अगेन 10। अब इसके बाद में जब आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, हम जानते हैं कि जब आप पाइथन में वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हम कर सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर ये बोलता है कि पहले तो a डबल इक्वल टू c और b इज ग्रेटर देन 5/0। तो अगर ये ट्रू होगा तो आंसर ट्रू दिखाएगा या फिर ये आपको शो करेगा डिवीजन एरर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो बेसिकली बाय द रूल कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि हम सीधे पहले इन एक्सप्रेशन को रीड करें तो हमें ये दिखाई देता है कि 5 इज लेस देन 0, सॉरी डिवाइड बाई 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, डिवीजन का एरर होगा, क्योंकि आप 0 से तो डिवाइड कर नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन में ये आपको सीधे सीधे आंसर दे देगा कि डिवीजन एरर है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है। देखिए, आपने यहाँ पर और लगाया है, और के लेफ्ट में एक ऑपरेंड है और राइट में एक ऑपरेंड है। मैं इसे थोड़ा यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ, डबल इक्वल टू c और एंड फिर हमने लिखा फी इज ग्रेटर देन 5/0। अब यहाँ पर ये हमारा एक ऑपरेंड है और ये हमारा राइट साइड का ऑपरेंड है। तो और जब इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं तो और क्या करता है या पाइथन क्या करता है, वो लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को पहले चेक करता है। अब यहाँ पर अगर ये लेफ्ट साइड का ऑपरेंड ट्रू हो गया तब उस सिचुएशन में पाइथन को राइट साइड के ऑपरेंड का जो एक्सप्रेशन है वो सही है या गलत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे सीधे इस लेफ्ट हैंड के ऑपरेंड को मद्देनजर रखते हुए आंसर आपको रिटर्न करेगा। इस लिहाज से जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इफ a डबल इक्वल टू c और b ग्रेटर देन 5/0 को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आंसर आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ना कि डिवीजन एरर, ना ही सिंटेक्स एरर, ना ही रन टाइम एरर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ट्विस्टेड पेयर केबल टाइप। वेल, ट्विस्टेड पेयर केबल आप जानते ही होंगे, आपके पहले कुछ क्वेश्चंस में ये आया भी है, जहां पर कैट 6, कैट 5 या कैट 4 के नाम से ज़्यादातर हम इसे जानते हैं। लेकिन जब आप ट्विस्टेड पेयर की कैटेगरी की बात करते हैं तो दो टाइप की कैटेगरीज होती हैं। वन इज यूटीपी, सेकंड इज व्हाट योर एसटीपी। यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड और जबकि एस का मतलब होता है शील्डेड। सो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, मेरी स्पेलिंग को आप इग्नोर कर देंगे। यूटीपी और एसटीपी तो बिल्कुल ही वाजिब है, लेकिन सीटीपी के नाम से कोई भी ट्विस्टेड पेयर केबल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है आइडेंटिफाई द इनवैलिड बाइनरी फाइल। वेल, इनवैलिड इसमें कौन सी बाइनरी फाइल है?
पहली बात तो ये कि बाइनरी फाइल को जब रीड करना होता है तो इसके लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में हम देखें .odt मतलब कहीं ना कहीं हम ओपन ऑफिस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब .doc की बात करते हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस की बात करते हैं। PDF की आप बात करें तो एक्रोबैट या एडोबी रीडर की आप बात करते हैं नाउअडेज। इसी तरह से .ini जो होती है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जनरेट की जाने वाली इंफॉर्मेशन वाली फाइल होती है, और जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर की जाती हैं, और टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर कर दी जा रही है मतलब आप इसे नोटपैड पे रीड कर सकते हैं। और जैसे ही हमने कहा यहाँ पे टेक्स्ट मतलब पूरी तरह से ये क्लियर है कि यहाँ पे .ini एक टेक्स्ट फाइल है, ना कि बाइनरी फाइल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that GSM stands for what? Global Service for Mobile, Global Service for Mobile Communication, Global System for Mobile Communication या Good System for Mobile Communication. So I think the correct answer is Global System for Mobile Communication. So आप जानते होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो GSM जब शुरुआत में हम मोबाइल यूज़ करते थे, एक शुरुआत में मोबाइल आया था रिम के नाम से, रिलायंस इंडिया मोबाइल, वो शायद इस GSM टेक्नोलॉजी को ही यूज करके वर्क करता था। सो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज अगेन सेइंग दैट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर इन दिस गिवन कोड। अब यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट चेक करने का हमने प्रोग्राम बनाया है। इनपुट आपने किया है बिल्कुल सही है। आप जब कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजन हो रहा है, तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें आपको कहीं पे भी कोई एरर शो नहीं करेगा। आप प्रिंट करेंगे वॉवेल तो ये डिस्प्ले हो सकता है, एल्स करेंगे कॉन्सोनेंट तो ये भी डिस्प्ले हो सकता है। लेकिन आप इस नोटिस करें इस सारे कंपैरिजन को, इफ यू राइट लाइक दिस ए और लगा के ई एंड सो ऑन, सो दिस इज बेसिकली इनवैलिड कंपैरिजन। इनवैलिड बिकॉज हमने यहाँ पे लॉजिकली एक्सप्रेशन सही तरीके से नहीं लिखा है। सो इट्स बेसिकली योर लॉजिकल एरर। Why I am telling so? Because जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो इट शुड बी रिटन लाइक और x डबल इक्वल टू ई और लगा के फिर x डबल इक्वल टू आई एंड सो ऑन। तो जब आप इस तरह से इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो चाहे तो आप a डालें, e डालें, i डालें, o डालें या u डालें, आपको आंसर सारी ही सिचुएशन में वॉवेल देगा। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ ए की सिचुएशन में आपको वॉवेल प्रिंट करेगा, बाकी ई, आई, ओ या यू के केस में ये आपको कॉन्सोनेंट रिटर्न कर देगा, जो कि लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल वी ऑल कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम एट योर एंड टू मेक श्योर दैट जो मैंने आंसर दिया वो सही है या नहीं। आप कमेंट करके भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is saying that find the output of this given code. Again यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, कंपैरिजन है ग्रेटर देन का, फिर ये एक्सप्रेशन है, हमको आंसर फाइंड करना है whether it will return true or false। तो हम इसे ऑपरेट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है 3 + 18/9 माइनस 3 का पावर 2 + 1। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 3 प्लस, हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं 2 माइनस 3 का पावर 2 इन द सेंस 9 + 1। दिस विल बी 3 + 2 - 8, दिस विल बी 5 - 8 इक्वल टू -3। तो ये तो आ गया हमारा -3। अगर आप इसे सॉल्व करें सो इट विल बी लाइक 4 + 24 जो कि ब्रैकेट में है, डिवाइड बाई 8 माइनस 2 का पावर 3 + 3 अगेन ब्रैकेट में है। सो दिस विल बी योर 28/8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 + 3 11, and this will be your 8 × 24.5 - 11 equal to -7.5। so this will be greater than -7.5। obviously -3 बड़ा होगा हमारे -7.5 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा this will be true। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। here it is saying that dash invented dash, identify the wrong combination। now here in this question हमारे इन्वेंटर का नाम है और उसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है, तो चार्ल्स बेबेज है, इसने डिफरेंशियल इंजन बनाया था सबसे पहले, जिसकी वजह से ये फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। उसी को एडवांस मोड में कन्वर्ट करने के बाद कुछ समय के पश्चात उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, तो ये भी बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। हरमन होलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी, तो ये भी बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। जॉन वॉन न्यूमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एडवेंस क्रिएट नहीं किया था। बेसिकली जो आज का मॉडर्न सिस्टम का पीसी है उसका जो आर्किटेक्चर है
उसको बनाने का जो श्रेय है वो हमारे जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। ये शायद स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है। एडवेक को बनाने का श्रेय एक इंजीनियर थे एकर्ट के नाम से, उन्होंने बनाया था और उन्होंने ही एनियाक को भी बनाने में अपना सहयोग दिया था। सो करेक्ट आंसर जो होगा इसका दिस इज ऑप्शन डी यहाँ पर, जो कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज कॉल्ड व्हाट और इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। तो बेसिकली जब आप ऑनलाइन डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्चुअल मेमोरी इज व्हाट बेसिकली? इट इज अ लार्ज मेन मेमोरी, इट इज लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, इल्यूजन ऑफ लार्ज मेन मेमोरी या टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। वेल देखिए, जब वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट की बात आती है तो बेसिकली इट इज यूज्ड बाय और मेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक योर वर्क स्मूथर। We have two memories, RAM and say for example hard disk. RAM is called main memory and hard disk obviously secondary memory. Now what happens कि RAM जो है, suppose आपके RAM की साइज है 2 GB, nowadays तो 2 GB कोई यूज नहीं करता but again this is the concept। अब ये 2 GB का मेमोरी जो है पूरी तरह से फुल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली आपके सिस्टम के चोक होने के या हैंग होने के या ग्लिच आने के चांसेस हैं। ऐसी सिचुएशन में सिस्टम या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क का एक पर्टिकुलर स्पेस को एज ए मेन मेमोरी ट्रीट करता है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट योर वर्चुअल मेमोरी। आइडियली जो वर्चुअल मेमोरी का साइज होता है इट इज ट्वाइस ऑफ द रैम और यू कैन से मेन मेमोरी। सो इफ इट इज 2 GB, सिस्टम इसको 4 GB तक के स्पेस को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है वर्चुअली, सो दैट ड्यूरिंग प्रोसेस जो भी डेटा कंज्यूम किए जाते हैं आपके सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेस के द्वारा, तो उन्हें स्पेस जो है यहाँ पर मिल जाता है। सो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी रिप्रेजेंट करता है आपकी मेन मेमोरी को, अर्थात आपके रैम को। सो ये एक इल्यूजन होता है आपकी मेन मेमोरी का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that for an effective operating system, when to check for the deadlock. Now the first thing is that what do you mean by this deadlock? It's the situation कि आपके the thing is what deadlock की situation किस situation में होती है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आजकल जितने भी आते हैं वो बेसिकली होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग या आप ये भी कह सकते हैं मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो आपका सीपीयू का टाइम का डिवाइड होना, दूसरा जो रिसोर्सेस चाहिए आपके एप्लीकेशन को वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को। अब सपोज एक साथ 3 एप्लीकेशंस चल रही हैं तो उनको मान लीजिए 5 डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए या 3 ही रिसोर्सेज की जरूरत है और तीनों एप्लीकेशन को वो तीनों रिसोर्सेज चाहिए एट ए टाइम, वो तीनों रिसोर्सेज एक एक एप्लीकेशन के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक की सिचुएशन बनती है जहां पर सिस्टम पूरी तरह से किसी भी आगे प्रोसेस को करने में असमर्थ होता है। तो यहां पर यह बोलता है कि इस डेडलॉक को आप कैसे चेक करेंगे। सो हियर इट इज सेइंग दैट एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड। तो जब भी रिसोर्स की या किसी एप्लीकेशन के द्वारा किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो उसकी जो रिक्वेस्ट बनाई जाए तब, या फिक्स टाइम इंटरवल पे हर एक थोड़ी थोड़ी देर पे ये इसे चेक करे, या फिर जब भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट हो और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे या फिक्स टाइम इंटरवल पे उस रिक्वेस्ट को लिया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एवरी टाइम अ रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल। इसका रीजन ये है कि अगर ये फिक्स नहीं होगा, एक ही बार में सारे रिसोर्सेज डिफरेंट एप्लीकेशंस को दे दिए जाएं और वो रिसोर्सेज फिर दोबारा रिटर्न ना किए जाएं तो ऑब्वियसली डेडलॉक की सिचुएशन आएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर यह बोलता है प्रोटोटाइपिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर व्हाट? इट इज रिलेटेड टू योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बेसिकली प्रोटोटाइपिंग क्या होता है कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, मोस्टली जब वो अंडर डेवलपमेंट है तो उसका एक रेप्लिका रेडी करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कब एप्रोप्रिएट होगा? व्हेन डेटा ओरिएंटेड एप्लीकेशन, अर्थात डेटा ओरिएंटेड एप्लीकेशन जब आप बना रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन विच एम्फेसिस ऑन यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही है। तीसरा एप्लीकेशन विच आर हाईली इंटरएक्टिव, अर्थात जो बहुत ज्यादा डायनेमिक नेचर के एप्लीकेशंस होते हैं जहां पे डेटा का आदान प्रदान काफी ज्यादा होता है। तो ये तीनों ही सिचुएशन पे आपकी प्रोटोटाइपिंग है वो सही बैठती है।
सो वी कैन से ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है स्टैक इज डैश एंड डैश टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, स्टैटिक एंड लीनियर, स्टैटिक नॉन लीनियर, डायनेमिक लीनियर या डायनेमिक नॉन लीनियर। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर प्रोवाइड करें कमेंट करके कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस a इक्वल टू 256 और उसके बाद इस a का टाइप क्या होगा। वेल अगेन इफ यू सी दिस 2,5,6, तो जनरली हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी जनरली सी दैट a, b इक्वल टू 5,6 और हम जानते हैं कि इट इज, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं या इनडायरेक्टली ये एक टपल का रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से जब आप a इक्वल टू 256 करते हैं तो अगेन ये एक टपल का रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब यहाँ पर जो a आप बना रहे हैं वो एक टपल बनता है। तो जब आप इसका टाइप शो करेंगे सो दिस विल रिटर्न यू क्लास टपल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये एक माइनर और छोटा सा कॉन्सेप्ट है टपल का, लेकिन कई बार हो सकता है कि हम इसे स्किप कर जाएं। दैट्स वाई आई पुटेड दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट असाइनमेंट प्रोग्राम एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट। अगेन ये लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर है L1 में आपने 3 वैल्यूज डाल दी, L2 इक्वल टू L1 में फिर स्लाइस करके आपने वैल्यूज डाली। व्हाट हैपन कि हमारे पास ये 3, 1 और 9 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा L1। लेकिन जब आप इस L2 को बनाएंगे इस L1 के स्लाइस के द्वारा, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये L2, देखिए यहां पे स्लाइस किया मतलब सारे ही आइटम आ गए, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये L2 इन वैल्यूज को ही पॉइंट करने लगेगा या इस लोकेशन को ही पॉइंट करने लगेगा। जैसा कि हम पहले भी देखते हैं कि पाइथन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन जब आप इस स्लाइसिंग को इंप्लीमेंट करके L2 को बनाएंगे तो यहां पर ये L2 एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उस सिचुएशन में ये तीनों ही वैल्यू अलग से यहां पे स्टोर की जाएंगी। और अगर आप L1 में 8 अपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली 8 इस जगह पे अपेंड होगा, ना कि यहां पर। इसका मतलब ये कि जब आप इस L2 को प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज A को ही यहां पर डिस्प्ले करेगा। सो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन के आंसर की। हाँ, अगर आप L1 इक्वल टू L2 कर देते, उस सिचुएशन में L2 इसको पॉइंट करता और उस सिचुएशन में यहां पर अगर ये हमने कोलन नहीं डाला होता तब वहां पर इसका आंसर B आता। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज आस्किंग दैट इस क्वेश्चन का आउटपुट प्रेडिक्ट करें। S इक्वल टू वेलकम टू टेक टिप नाउ, S डॉट स्प्लिट में हमने T को पास किया। ना यू कैन सी हियर कि यहाँ पे टेक टिप नाउ में एक T यहाँ है, दूसरा कैपिटल T है और तीसरा स्मॉल t। तो क्या जब आप स्प्लिट करेंगे तो इस T का मतलब सिस्टम इन तीनों को एक्सेप्ट करेगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ इस T को एक्सेप्ट करेगा और इस T को एक्सेप्ट करेगा और उसकी बेसिस पे इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को पार्टीशन कर देगा। सो पहला जो स्ट्रिंग बनेगा इस T के पहले दैट विल बी वेलकम। दूसरा इस T को रिमूव करके O से लेकर H तक का स्ट्रिंग बनेगा। सो दैट विल बी O स्पेस TECH। फिर इस T को रिमूव करेगा और जो बचेगा दैट इज IP नाउ। इस तरह से हमारे 3 स्ट्रिंग रेडी होंगे और इनको कॉमा से सेपरेट करके देन उसके बाद इसे लिस्ट के फॉर्म में ये आपको आंसर रिटर्न कर देगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी आई थिंक ऑप्शन बी हियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन डिव मोड 88.2, 21। तो जैसा कि इसका नाम है, ये डिवीजन भी करेगा और मॉडुलस भी करेगा, मतलब ये कोशेंट और रिमाइंडर दोनों आपको रिटर्न करेगा। तो जब आप 88.2 को 21 से भाग देंगे सो दिस विल बी 21 चौक 84। तो इसका पहला आंसर 4 आएगा और इसमें माइनस कर देंगे 84 को, ये 4 आ गया। तो 84.0 को माइनस करेंगे सो दिस विल बी 4.2। आंसर इसका आएगा 4,4.2। बट अगेन जो ये आंसर रिटर्न करेगा ये टपल के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ओवरऑल ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए वहां से आप इस टपल की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि पाइथन में टपल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्टली हमारे दिमाग में ये एक इल्यूजन है कि हम सोचते हैं कि लिस्ट जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। बट आई वांट टू क्लियर दैट कि लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर आपका टपल है। द रीज़न बिकॉज टपल इज क्विकर देन लिस्ट। टपल इज एबल टू
या प्राइमरली इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एंड द थर्ड इज जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात आती है वहाँ पर टपल इज मच मोर सुटेबल एज कंपेयर टू लिस्ट। सो रिमेंबर दिस सम पॉइंट्स ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं। Here it is saying that the equivalent boolean expression of this expression is what? ये गेट हमने बनाया हुआ है। देखिए दिस इज एक्चुअली आवर और गेट। तो जब आप a और b को और से पास करेंगे तो ऑब्वियसली ये a प्लस बी होगा। हमने यहाँ पे नॉट प्लस पास किया तो ये जब ऐड होंगे तो इसका इन्वर्स होगा। और जब a प्लस बी इन्वर्स को आप यहाँ पे पास करेंगे एज ए कंबाइन तो वापस जब आप यहाँ पे आएंगे सो दिस विल बी लाइक a प्लस बी का इन्वर्स इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस बी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए हियर। आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट द टेबल आइटम हैज 4 टपल्स एंड 2 एट्रीब्यूट्स। टपल ऑर्डर हैज 2 टपल्स एंड 3 एट्रीब्यूट्स। तो एक आइटम में है कितना आपका 4 इंटू 2 और हमारा जो ऑर्डर है दैट इज एक्चुअली 2 इंटू 3। तो दिस इज माई टपल, दिस इज माई एट्रीब्यूट, दिस इज माई टपल, दिस इज माई एट्रीब्यूट। तो जब आप इसका कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो कार्टिजन प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो इसका मतलब जो टपल्स होते हैं दे आर मल्टीप्लाइड और एट्रीब्यूट जो होते हैं वो ऐड होते हैं। बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल 4 यहाँ पे 4 गुणा 2 बराबर 8 और 3 और 2 हो जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, फाइनल क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that which of the following is invalid method for retrieving records from database of MySQL in Python. This is actually question from actually Python interface with MySQL. तो ये Python MySQL connectivity का question है। So यहाँ पर देखिए जब आप कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद वहाँ से डेटा को फैच करने के लिए आप fetch all इस्तेमाल कर सकते हैं, fetch many कर सकते हैं और fetch one कर सकते हैं। फैच ऑल का मतलब सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, और फेच मैनी का मतलब होता है सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स और फेच वन का मतलब होता है सिंगल रिकॉर्ड। तो बचा हमारा फेच रो। तो फेच रो के नाम से कोई भी वैलिड मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड आंसर्स ऑफ ऑल दीज मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट टॉपिक से उठाए हैं ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। एंड फाइनली वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।